morning everyone. So now again I'm with the new topic of revision, and your revision is finished up to the topic behavior of conductors in an external electric field. So जो उसके सिक्स जो नेचर है, सिक्स जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस हो गई थी, और उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का भी एक फिनोमेना था लास्ट में, दैट इज ऑल्सो डिस्कस्ड. सो उसके बाद जो हमारा रिवीजन है उसमें हमें किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, तो आवर टॉपिक फॉर रिवीजन इज नाउ कैपेसिटेंस. तो जो आपका हाफ पार्ट है चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अप टू दैट पार्ट वी हैव फिनिश्ड. अब जो हमें आज से स्टार्ट करना है रेस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में आपका डिस्कस होगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को हमें डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैज जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, की पोटेंशियल जो है दैट वाज अ कॉमन वर्ड, और पोटेंशियल का मतलब जो चार्ज है उस चार्ज का इन्फ्लुएंस कितना है अराउंड उसका जो स्पेस है उसमें कितना वो अफेक्ट कर सकता है दूसरे चार्जेस को. उसी तरह से कैपेसिटेंस जो है वो भी बहुत कॉमन वर्ड है. कैपेसिटेंस का क्या मीनिंग होता है? सो एज इट इज क्लियर कि कैपेसिटेंस जो है वो कैपेसिटी वर्ड से बना है, और कैपेसिटी किस चीज़ की कैपेसिटी है, तो कोई भी जो कंडक्टर होता है तो उस कंडक्टर के साइज पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेकिन मेनली डिपेंड्स ऑन द साइज कि ये जो कंडक्टर है ये कितना चार्ज होल्ड कर सकता है. इसको अगर हम चार्ज देना स्टार्ट करें तो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से जब हम इसको चार्ज देते हैं तो हाउ मच चार्ज इट कैन होल्ड. तो जो कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की, द कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज नोन एज इट्स कैपेसिटेंस. वो कहलाती है इसकी कैपेसिटेंस. तो सबसे पहले तो जब डेफिनेशन आती है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की एबिलिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है कंडक्टर की, दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. ओके, तो जो कैपेसिटेंस होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है. सबसे पहले कि हमने ये देखा कि हमने चार्ज देना स्टार्ट किया कंडक्टर. सो सपोज दैट एनी अमाउंट ऑफ चार्ज वी आर गिविंग टू द गिवन कंडक्टर. इसका कोई भी पर्टिकुलर साइज हमने ले रखा है, स्फेरिकल शेप का कंडक्टर है, इसकी रेडियस हमने r ले रखी है, और इसको हमने चार्ज देना स्टार्ट किया. तो जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं उतना ही ये जो है अपना जो चार्ज का इन्फ्लुएंस होगा इसके आसपास के एरिया में वो बढ़ता जाएगा. चार्ज का इन्फ्लुएंस मींस कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आसपास वाले सिमिलर चार्जेस को अफेक्ट कर सकता है, रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो उनको अट्रैक्ट करेगा. तो इसका मतलब जो इसका इन्फ्लुएंस है उस रीजन में, इसके थ्रू जो इसका चार्ज है उसका इन्फ्लुएंस बढ़ता चला जाएगा. तो इन्फ्लुएंस बढ़ने का मतलब बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे पैरामीटर्स में, बहुत सारी क्वांटिटीज में चेंज होना स्टार्ट होगा. तो जैसे हम बात करते हैं कि चार्ज से क्या रिलेटेड है, तो चार्ज का इफेक्ट का मतलब है कि जो आपने सबसे पहले पढ़ा था फोर्स, कि फोर्स जो है वो इस बात पर डिपेंड करता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q1 Q2 r². तो इसका मतलब अगर इसके आसपास कोई अदर चार्ज है तो ये वाला जो चार्ज है कंडक्टर पे, ये उस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा ऑब्वियसली. तो कोई भी चार्ज है, अगर चार्ज की प्रेजेंस है तो ये उस पर फोर्स लगाएगा. तो सबसे पहला जो पैरामीटर है, जो इफेक्ट जो इसके थ्रू जो है वो एक्ट करेगा, तो दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स. तो इसका मतलब फोर्स लगना स्टार्ट होगा आसपास के चार्जेस पे. दूसरी बात, अगर फोर्स होगा तो इट मींस द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो बी देयर, क्योंकि वो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है तो उतनी ही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी इसके आसपास के रीजन पे. और जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो इट डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ऑल्सो. ओके, तो पोटेंशियल क्योंकि इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जहां पर कंडक्टर है वहां से कितनी डिस्टेंस तक जो है वो इसका इन्फ्लुएंस है. तो अगर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस कहाँ तक है, कितनी रेंज तक है. तो मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रेंज तक, यहाँ तक एक्ट कर रही है इस कंडक्टर की, तो इसका मतलब जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. यानी कि किसी भी दूसरे टेस्ट चार्ज को आप यहाँ तक लाते हैं, मान लीजिए ये इसकी रेंज है, दिस इज द सेपरेशन D,
तो अगर आप किसी दूसरे चार्ज को यहाँ तक लेकर आते हैं तो वो चार्ज जो है वो इस गिवन कंडक्टर के चार्ज से अफेक्टेड होगा। तो ये 3 पैरामीटर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन सभी चीजों में जो मेन थिंग है जो हम स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो क्या होता है कि जितना भी हम चार्ज दे रहे हैं तो उससे सबसे ज्यादा जिस पर हमें इफेक्ट स्टडी करना है, जो हम इससे पहले पढ़कर आए थे, दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि हमें कैपेसिटेंस का रिलेशन बनाना है और किसके टर्म्स में बनाना है, पोटेंशियल के टर्म्स में बनाना है, और जो कांस्टेंट 1/4πε0 आ रहा है उसके टर्म्स में बनाना है और डिस्टेंस के टर्म्स में बनाना है। तो क्यों किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड तो सारी चीजों के ऊपर कर रहा है, बट वी हैव रिटन हियर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब कि चार्ज हम जितना बढ़ाते जा रहे हैं उस चार्ज से क्या हो रहा है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज इसको दिया जाएगा उतना ही ज्यादा इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा। ओके, so we have written here electric charge is directly proportional to electric potential. So this is the most important relation. ये relation आपको याद रखना है क्योंकि कैपेसिटेंस की जो स्टार्टिंग है, कैपेसिटेंस का जो एग्जिस्टेंस है वो इसी रिलेशन से, इसके बाद से ही कैपेसिटेंस जो है वर्ड यूज किया जाने लगा। तो सबसे पहले बताया गया कि जो चार्ज होता है किसी भी कंडक्टर पे, उस चार्ज के अकॉर्डिंग उस कंडक्टर के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है। जितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। तो नाउ बाय रिमूविंग दिस साइन, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो वी गेट वन कांस्टेंट हियर। तब यहाँ एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को लिखा जाता है C। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द रिलेशन इन द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो ये रिलेशन है आपका Q इज इक्वल टू CV, और जहाँ पर ये जो C कांस्टेंट है, दिस इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि जो चार्ज है वो चार्ज दो बातों पर डिपेंड करता है। तो चार्ज जो है वो पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करता है, दूसरी बात ये है कि चार्ज जो है उस बात को भी एक्सप्लेन करता है कि वो जो कंडक्टर है उसकी एबिलिटी कितनी है, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटेंस कितनी है। तो चार्ज दिया जाता है ये देखकर कि उसकी कैपेसिटेंस इतनी है कि वो इतना चार्ज होल्ड कर पाएगा या नहीं, और दूसरी बात कि वो जितना भी चार्ज दिया जाएगा दैट विल इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर। तो चार्ज जो है इट इज नाउ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू क्वांटिटीज। ओके, तो वेयर इसके बाद हम ये बता सकते हैं कि C जो है यहाँ क्या है, वेयर C इज अ कांस्टेंट एंड इट इज known as the capacitance. It is known as the capacitance or electric capacitance of the conductor. C यहाँ पर क्या है, capacitance of the conductor, capital C. इसके बाद अगर हम C का रिलेशन फाइंड आउट करें तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C जो है वो क्या होता है, Q अपॉन V। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस को एक बार तो आपने डिफाइन किया कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होती है, इट इज द एबिलिटी और इट इज द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। लेकिन एक्चुअली अगर हम फॉर्मूले से इसको एक्सप्लेन करें तो इट इज चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रेशियो होता है, यानी कि जितना अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, देन in that case electric capacitance will be constant। तो उस केस में इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगी। तो जब हम डिफाइन करेंगे तो द इलेक्ट्रिक चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर पर यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यानी कि हम ये भी बता सकते हैं कि अगर हम किसी भी कंडक्टर को जितना भी इलेक्ट्रिक चार्ज दे रहे हैं, दैट इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी इक्वल टू इट्स कैपेसिटेंस इफ द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय 1 वोल्ट। तो पर यूनिट हम बोल रहे हैं, इसका मतलब चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस चार्ज है, वो चार्ज है जो पोटेंशियल को 1 वोल्ट इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर 1 जो है यूनिट की डेफिनेशन जब आती है तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है, और यहाँ भी एक्सप्लेन जो मैं बता रही हूँ। सो अगेन लिसन द डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज इक्वल टू दैट अमाउंट ऑफ चार्ज। किसके इक्वल है, चार्ज के इक्वल है। किस कंडीशन में, व्हेन the potential of the conductor is increased by 1 volt। एक डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं। ओके,
तो यहाँ तक तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में आपने देखा है कि वन डेफिनेशन जो बेसिक है, उसके बाद डेफिनेशन आती है चार्ज करंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर एक थर्ड डेफिनेशन जो 1 वोल्ट पोटेंशियल को लेके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जैसा कि किसी भी नई क्वांटिटी को लेके होता है कि उसका फॉर्मूला, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में आती है उसकी यूनिट। तो कैपेसिटेंस की यहाँ जो हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो यूनिट होती है दैट विल बी कूलम पर वोल्ट। तो इसकी जो एसआई यूनिट है उसको हम लिख सकते हैं, एसआई यूनिट को हम लिख सकते हैं कूलम पर वोल्ट। ओके, और कूलम पर वोल्ट की जगह पे माइकल फैराडे के नेम पर, क्योंकि उन्होंने जो है माइकल फैराडे ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत वर्क किया है, तो माइकल फैराडे का जो वर्क है वो स्टार्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही होता है और कैपेसिटेंस तक के रिलेशन तक जाता है, और भी आगे बहुत सारी चीज़ों में वर्क है। तो उनके नेम पे जो यूनिट का नाम है वो लिखा जाता है फैराड। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ये फैराड जो है इसको शॉर्ट में एफ लिखा जाता है, ये एसआई यूनिट है और कॉमनली यूज्ड यूनिट भी है, क्योंकि कूलम पर वोल्ट का यूज बहुत कम होता है, बट फैराड ही मोस्टली लिखा जाता है। फिर आगे आप इसमें देखेंगे कि फैराड भी नहीं, कि फैराड एक बहुत बड़ी यूनिट है जो कंडक्टर के साइज से भी बड़ी यूनिट है, तो इसलिए इसका यूज तो बहुत रेयरली होता है। वैसे नॉर्मली हम जो यूज करते हैं वो यूनिट मिली फैराड, माइक्रो फैराड और बहुत छोटी यूनिट पिको फैराड जो है वो भी यूज होती है। तो ऐसा यूनिट इसकी क्या है, फैराड। उसके बाद जो आपको कन्वर्जेंस पता होंगे, कन्वर्जेंस, क्योंकि अदर यूनिट्स में अगर आप कन्वर्ट करें या फिर अदर यूनिट से फैराड में कन्वर्ट करें तो कन्वर्जेंस जो है वो क्या क्या होते हैं, तो आपको पता है 1 मिली फैराड जो होता है उसमें 10⁻³ फैराड्स होते हैं, और जो आपका 1 माइक्रो फैराड है उसमें 10⁻⁻6 फैराड्स होते हैं। और एक ये यूनिट है सबसे छोटी लेकिन ये यूज ज़्यादा होती है, तो पिको फैराड जो है उसमें 10⁻12 फैराड्स होते हैं। ओके, तो 1 पिको फैराड में 10⁻12 फैराड्स होते हैं, ये यूनिट आपकी ज़्यादा यूज होगी। तो ये कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट। ओके, तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बाद में आएगा कि फैराड यूनिट की यूज नहीं होती है, क्या रीजन है इसका। उससे पहले जो डेरिवेशन है आपका इस रिलेशन का, जो कैपेसिटेंस का एक रिलेशन तो आपने पढ़ा चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल होता है, और दूसरा रिलेशन जो है एक और होता है जो कि कांस्टेंट 4πε0 यानी परमिटिविटी के टर्म्स में होता है, वो ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि कैपेसिटेंस सिर्फ चार्ज या पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि साइज ऑफ द कंडक्टर, नेचर ऑफ द मीडियम, इन सारी चीज़ों पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। तो इसके बाद एक चीज़ और यहाँ डिस्कस होने के लिए रह गई है, और वो क्या है, वो है डेफिनेशन ऑफ वन फैराड। अब आपको क्या करना है, 1 फैराड को अगर डिफाइन करना पड़ता है तब वो डेफिनेशन जो यूनिट वाली होती है वो भी that may be asked sometime, so you have to write the answer here। तो ये जो रिलेशन है आपका, इस रिलेशन में आप चेंजेस अगर करते हैं, क्या चेंजेस करेंगे कि चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम एंड पोटेंशियल इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अगर चार्ज 1 कूलम है, पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट है, तो इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है वो क्या हो जाएगी, 1 कूलम पर वोल्ट। यह कैपेसिटेंस हो जाती है 1 फैराड। तो कैपेसिटेंस 1 फैराड किस केस में होगी, अगर आपको ये एक्सप्लेन करना पड़े तो आप बताएंगे कि इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट। अगर 1 कूलम का चार्ज पोटेंशियल कितना इंक्रीज करता है, 1 वोल्ट इंक्रीज करता है। सबसे छोटी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ ले रखी हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, तब जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी कॉल्ड 1 फैराड। उस कंडीशन में कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैराड कहलाएगी। ओके, तो यहाँ तक तो आपको फिलहाल स्टडी करना है। उसके बाद आपका जो फर्स्ट डेरिवेशन होगा कैपेसिटेंस से रिलेटेड
उसके बाद में आपका मेन जो है वो कैपेसिटेंस के जो डेरिवेशंस है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से वैसे आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आइसोलेटेड कंडक्टर की कैपेसिटेंस को स्टडी करना है। तो मेन जो आपका डेरिवेशन है सबसे पहले आपको कैपेसिटेंस में करना है वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है और आइसोलेटेड है, उसके आसपास कोई भी दूसरा चार्ज प्रेजेंट नहीं, तो उसकी कैपेसिटेंस आपको फाइंड करनी है। तो उस कंडीशन में सबसे पहले डायग्राम में बी ऑफ दिस टाइप, ये स्फेरिकल कंडक्टर होगा, सेंटर एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज which is given to the conductor. उसके अलावा ये जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो ओनली दिस मच इज गिवन देयर इन द डायग्राम, बस इतनी ही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे दे रखी हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, देन स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम, तो डायग्राम को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो हियर वी हैव an isolated spherical conductor and it has a charge को लेट करना पड़ेगा आपको, चार्ज मान लीजिए इस पे Q है and its radius is capital R and let the electric potential around it is V। इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना है, V। ओके, तो अब सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है कैपेसिटेंस के बेसिक रिलेशन से। तो बेसिक रिलेशन क्या होता है, दिस वन। तो हमने डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद में लिखा कि वी नो द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर कितनी होगी, C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ओके, लेकिन अब V पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ चुके हैं, बट V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जितना इस पे चार्ज है Q, और कहाँ तक आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है इसकी सरफेस के लिए आपने रिलेशन लिखा है पोटेंशियल का, सरफेस तक की जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो इसके बाद आपने क्या किया, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन अबव रिलेशन, सो C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ओके, तो Q जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में आ जाता है, तो आपका रिलेशन जो है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ओके, तो इस रिलेशन में आप देख रहे हैं कि C जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होती है, यहाँ पर बताया गया था कि डिपेंड्स ऑन द टू क्वांटिटीज, चार्ज और पोटेंशियल, यानी कि चार्ज जितना प्रोवाइड करेंगे उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, और क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल उसका इन्फ्लुएंस जितना ज्यादा है आसपास, तो अगर पोटेंशियल इंक्रीज होता है देन कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। इसका मतलब ये है, इसको आगे एक्सप्लेन भी किया जाएगा। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी आपने पढ़ा है कि अगर इसका पोटेंशियल बढ़ने लगता है तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है तो किस केस में, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, क्योंकि आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही फाइंड करेंगे, उसको बार बार चेंज नहीं कर रहे हैं। तो कंडक्टर से जहाँ तक की डिस्टेंस है अगर वो कांस्टेंट है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंक्रीज होती है तो क्या होगा कि जो नेबरिंग जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एयर के, अगर एयर में रखा है कंडक्टर तो एयर के मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगना स्टार्ट होगा और उनको आयोनाइज कर देगा, और जब वो आयोनाइज हो जाते हैं तो जो कंडक्टर है उसका चार्ज लीक हो सकता है। चार्ज अगर फ्लो हो जाएगा तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए कैपेसिटेंस और जो पोटेंशियल है उसमें रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा। तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अब जो है न्यू रिलेशन आया है उसमें बताया जा रहा है कि कैपेसिटेंस नाउ डिपेंड्स ऑन द टू मोर क्वांटिटीज।
दो और क्वांटिटीज पे किस पे डिपेंड करती है, एक तो रेडियस पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। तो रेडियस को हम बोल सकते हैं साइज ऑफ द कंडक्टर। तो साइज मींस कि कंडक्टर जितना बड़ा होगा तो ऑब्वियसली उसका साइज जितना बड़ा होगा उसकी जो सरफेस है उस पे स्पेस बढ़ता जाएगा, ज्यादा स्पेस होगा चार्ज को पुट करने के लिए। तो जब भी हम उसको चार्ज करना स्टार्ट करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा चार्ज उसको दे सकते हैं और वो ज्यादा चार्ज हो सकता है। तो उस कंडीशन में कैपेसिटेंस जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या फिर साइज ऑफ द कंडक्टर। और एक चीज आ रही है परमिटिविटी। तो परमिटिविटी आपको पता है नेचर ऑफ द मीडियम, यानी कि जिस जगह पे रखा है वो कंडक्टर वो मीडियम कैसा है। तो वो मीडियम अगर ऐसा है कि जहाँ पर दूसरे चार्जेस की प्रेजेंस नहीं है, तो वो मीडियम ऐसा है जो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है कंडक्टर पे, कंडक्टर के ऊपर जितना भी चार्ज है वो लीक नहीं हो सकता उस मीडियम में। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज हैं तो उसका मतलब कि जितनी भी उसकी कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज ही नहीं होगी। और अगर ऐसा कुछ है कि मीडियम जो है वो उसमें चार्जेस की प्रेजेंस है या मीडियम आयोनाइज हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था एयर वाले केस में, तो वहाँ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, तो सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस कहाँ होती है, तो लिखा है एप्सिलॉन नॉट इसमें आ रहा है। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब कि जो वैक्यूम है दैट इज द बेस्ट मीडियम। वही आपने देखा है कि फोर्स के लिए भी फोर्स की वैल्यू भी उसी में ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी में ज्यादा होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उसी में ज्यादा होता है। इन द सेम वे दिस क्वांटिटी जो कैपेसिटेंस है उसके लिए भी जो वैक्यूम है दैट इज द बेस्ट मीडियम। तो इस रिलेशन के बाद में सबसे पहले तो आपको यहाँ तक ड्राइव करना है। यहाँ तक ड्राइव करने के बाद में आपको बताना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो फैक्टर्स में सबसे पहले जो है आपको इस रिलेशन की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं करना है, जो आपने ड्राइव कर लिया है उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस जो है वो डिपेंड करेगी साइज ऑफ द कंडक्टर, जो आपने लिखा है यहाँ पर आर रेडियस। तो साइज ऑफ द कंडक्टर जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि साइज जो है वो बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। दूसरा पॉइंट यहाँ आ जाता है आपका कि डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। जो भी मीडियम है उसके नेचर पर डिपेंड करता है, जैसा कि यहाँ एप्सिलॉन नॉट। तीसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स या फिर कह सकते हैं चार्जेस, अदर कंडक्टर्स और चार्जेस इन नेबरिंग या नेबरिंग ऑफ the given conductor, neighboring of the given conductor। तो ये जो कंडक्टर है इसके आसपास दूसरे चार्जेस या दूसरे कंडक्टर्स की प्रेजेंस है या नहीं। अगर प्रेजेंस है तो उसका चार्ज लीक हो सकता है, और अगर प्रेजेंस नहीं है तो जो कैपेसिटेंस है दैट विल बी कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मीडियम पे, और प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स नेबरिंग टू द गिवन कंडक्टर। तो ये ओवरऑल आपका एक कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस का। इसके बाद कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है दैट इज पॉसिबल ओनली इन द यूनिट्स मिली फैरेड एंड माइक्रो फैरेड। वो फैरेड में पॉसिबल नहीं है, और क्यों नहीं है दैट आई विल एक्सप्लेन नाउ हियर। तो आई होप कि आपने ये जो है यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो नाउ वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, दैट इज व्हाट कि जो कैपेसिटेंस है वो वाई द कैपेसिटेंस ऑफ 1 farad is not possible। 1 farad में क्यों impossible है? This is the most important reasoning question। ये बहुत important एक reasoning question है कि 1 farad की कैपेसिटेंस पॉसिबल क्यों नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो रिलेशन है इसकी हेल्प से लिखेंगे कि इफ हमने लेट कर दिया कि कैपेसिटेंस कितनी है 1 फैरेड है। ओके, तो हमने यहाँ से फाइंड की रेडियस। तो रेडियस का रिलेशन आ जाएगा C अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1/4 की वैल्यू है 9 × 10⁻9 और c हमने ऐड कर लिया है 1। तो ये जो आपका आंसर आया ये आया 9 × 10⁹ मीटर। ओके, तो अगर हम इस मीटर को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 का मतलब ये हो जाता है 9 × 10⁶ किलोमीटर। ओके, जबकि अर्थ जो है, अर्थ का स्फीयर, उसकी रेडियस कितनी है? उसकी रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400। तो अगर आप इसको जो है 10⁻³ में लिखते हैं या अगर ऐसे ही कंपेयर करते हैं 6400 और ये आ रहा है 9 × 10⁶ किलोमीटर, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9000, 30 यहाँ हमने लिख लिया और ये बेटर कंपैरिजन हो सकता है। 9000 × 10⁻³ किलोमीटर और ये आ रहा है आपका 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। तो अगर आप इनको कंपेयर करें कि वो 9000 है, ये 6.4 है, तो लगभग आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो अर्थ है, अर्थ के स्फीयर के कंपैरिजन में वो वाला स्फीयर जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होनी चाहिए? 1 फैराड, वो स्फीयर लगभग 1500 टाइम्स बिगर देन अर्थ। अर्थ का स्फीयर ऑलरेडी बहुत बड़ी रेडियस का है, तो अगर उससे भी 1500 टाइम्स बड़ा स्फीयर लेते हैं, 1500 टाइम्स बिगर स्फीयर लेंगे, तो उस स्फीयर की रेडियस जो है वो हो पाती है, और उस स्फीयर की जो कैपेसिटेंस है वो हो पाती है 1 फैराड। तो इसका मतलब 1 फैराड एक स्मॉलर वैल्यू तक पहुंचने के लिए ही इतना बड़ा स्फीयर चाहिए, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में वर्क कर रहे हैं, जो लैब्स हैं और जहाँ जो भी चीज़ें हैं प्रैक्टिकली, उनमें इतना बड़ा साइज जो है वो पॉसिबल नहीं है। और उतना बड़ा साइज का स्फीयर ही जब नहीं हो सकता कंडक्टर, तो फिर उसको चार्ज देने का मतलब, तो दैट इज नॉट, वो एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसके चार्ज का कोई। तो इसलिए कैपेसिटेंस जो है वो हमेशा बहुत छोटी यूनिट्स में, तो आप अब क्लियर हो गया होगा आपको कि 10⁻⁻12 जो है that is very small unit in comparison to this farad. Okay, तो इस पर बेस्ड अब आपके कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। सो इफ यू वांट टू नोट इट डाउन देन यू कैन नोट इट। उसके बाद ऐसा करते हैं कि वी विल स्टार्ट द न्यूमेरिकल फ्रॉम नेक्स्ट टर्न। न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं और आपके कुछ जो टॉपिक्स रह गए हैं इसमें, बिकॉज नाउ द शेड्यूल्ड रिवीजन was last time up to 18 तक आपका रिवीजन होना था, बट नाउ सम चेंजेस आर देयर और अब आपका 25 मई तक जो है वो रिवीजन होना है। और उसके बाद में फिर एग्जाम के लिए क्या कंडीशन रहती है, दैट विल बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्रुप कि आपका एग्जाम जो है वो कब किस डेट में होगा, अभी होगा या फिर बाद में होगा, दैट विल बी इन्फॉर्म्ड। ओके, so from the next turn I will start the next topic. Okay, thank you.